Hi friends, in this video we'll study chapter number 1 Arrival of Europeans in India of class 8 SS। दोस्तों इस वीडियो में हम पहला पार्ट करेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया में 8वीं कक्षा के SS की टेक्स्ट बुक में से। माय नेम इज़ कन्हैया पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु वाणी। So this chapter is about the arrival of Europeans in India. This is similar to the chapter that will be in 9th standard as well, Rise of the British Empire in India. दोस्तों ये चैप्टर अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया सिमिलर है राइज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया में 9वीं कक्षा में पहले पार्ट में। तो आपसे निवेदन है कि इस पार्ट को अच्छी तरह पढ़ना ताकि अगले साल भी आपको बहुत आसानी हो। सो यू रिक्वेस्टेड टू पे एटमोस्ट अटेंशन टू लर्न दिस चैप्टर वेरी नाइसली सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल फॉर यू ऑल। यह बात हमको बताता है कि यूरोपियंस किस बहाने से इंडिया में आए, कैसे और पोर्चुगीज़ लोग और सारे लोग यहाँ थे, कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य यहाँ व्यापित किया, हाउ द यूरोपियंस केम हियर, हाउ दे एस्टैब्लिश्ड देयर ओन सिस्टम ओवर हियर। दिस वर्ड इज़ नाइसली एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर। We have learned in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. Our country was distinct in the whole world. हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में निचली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि हमारा देश सबसे लीडिंग देश था विश्व में और सबसे अलग देश था। द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी। मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वर ईगर टू एंटर इनटू ट्रेड विद आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट। तो बहुत सारे देश हमारे साथ व्यापार करने में बहुत ही उत्सुक थे, आकर्षित थे हमारे देश से और हमारे कल्चर और प्रॉस्पेरिटी से भी बहुत वो आकर्षित थे। तो किसी न किसी बहाने से उनको हमारे साथ ट्रेड और वेलफेयर करना ही था अपनी समृद्धि के लिए। Earlier, the merchants from the various countries came to India from northwest by land route since Constantinople was conquered by Turk Muslims for the purpose of trading. So पहले क्या था कि लोग दूसरे रास्ते से नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से इंडिया में आने थे क्योंकि टर्किश मुस्लिम्स ने कॉन्स्टेंटिनोपोल पर अपना कब्जा कर लिया था। For years, the Arab traders undertook trade through land route, but as situation changed, the trade through land route stopped. सालों तक अरबी देशों ने हमारे साथ लैंड रूट के रास्ते ही रोड के माध्यम से ही हमारे साथ बिजनेस ट्रेड रूट करने के, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो रूट्स भी स्टॉप हो गए। Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton clothes, muslin, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एक्सेट्रा इंक्रीज इन यूरोपियन कंट्रीज़। अभी यहाँ से ट्रेड होना बंद हो गया रूट से, तो उसकी वजह से हमारा डिमांड जो था हमारी चीज़ों का, जैसे सिल्क कॉटन कपड़े का, मसलिन कपड़ा, ब्लैक पेपर, गरम मसाले, ये सारी चीज़ का डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ता गया। टू टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया। तो इसी चीज़ का फ़ायदा लेते हुए यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ ने क्या किया कि समुद्र का रास्ता ढूंढा कि किस रास्ते से भारत को पहुँचा जाए ताकि उस समुद्र के रास्ते से भारत के साथ व्यापार अच्छी तरह से किया जाए। क्योंकि आप समझ सकते हो कि हमारी कमोडिटीज़ के, हमारी चीज़ों की डिमांड विश्व भर में यूरोपियन कंट्रीज़ में थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता रोड रूट बंद था। तो रोड रूट अगर बंद है तो वो लोग वाटरवे से ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ कुछ मैप बताए गए हैं जिससे वो लोग ट्राई कर रहे थे कि किसी न किसी तरह इंडिया को पहुँचा जाए। Subsequently, some adventurous sailors of the Europe and other countries started to search a sea route to come to India. So, यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे कंट्रीज़ के सेलर्स ने परिस्थितिवरत किसी न किसी सी रूट से इंडिया को पहुंचने की साहस चालू की। क्रिस्टोफर कोलंबस उसी में से एक था। Columbus, an Italian explorer, was one of the brave soldiers who ventured out to find the sea route to India. कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर था, उसने तय कर लिया कि वो अभी इंडिया का सी रूट ढूंढेगा। He thought that one could go to the east via west also. Why did he believe so? Think about it. Columbus started his journey to India and accidentally reached America. तो कोलंबस ने सोचा कि ईस्ट जाने के लिए वैसे भी जा सकते हैं क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो सीधे इस तरह से जाओ या उस तरह से जाओ, रास्ता आप जा सकते हो। सो ऐसा उसको विश्वास क्यों आया आप सोचिए। लेकिन जब उसने ये शुरुआत की तो एक्सीडेंटली अचानक वो अमेरिका पहुंच गया। एज लॉन्ग एज ही लिव्ड
ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। तो जब तक वो जिंदा रहा उसके मन में यही भ्रम था कि एक्चुअली में उसने इंडिया का सी रूट ढूंढ लिया था। Hence, even today, the native of America are called Red Indians, and the island group of Caribbeans is known as West Indies. इसीलिए अमेरिकन नेटिव्स को रेड इंडियंस कहा जाता है और कैरिबियन आइलैंड्स को वेस्ट इंडीज़। क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद एक और बहादुर सेलर था वास्को डी गामा। वो भी सी रूट इंडिया का ढूंढने चाहता था। लेट्स सी व्हाट द चैप्टर हैज टू से अबाउट वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, अ नेटिव ऑफ पोर्चुगीज, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498 after crossing the Indian Ocean. तो वास्को डी गामा एक पोर्चुगीज़ बंदा था। उसने पूरा सी रूट इंडिया का ढूंढ लिया था। केप ऑफ गुड होप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे से होकर पूरा वो 1498 में 22 मई को कैलिकट पहुंच गया था। द देन रूलिंग किंग ऑफ कैलिकट, ज़ामोरिन, गेव परमिशन टू द पोर्चुगीज़ टू ट्रेड। तब कैलिकट के राजा ज़ामोरिन ने परमिशन दिया था पोर्चुगीज़ पीपल को कि यहाँ हमारे साथ आप व्यापार कर सकते हो। The Portuguese established a fort in the Calicut for the trade in 1500 CE. So 1500 CE में पोर्चुगीज़ पीपल ने पोर्चुगीज़ लोगों ने कैलिकट में एक किला भी बनाया था ट्रेड करने के लिए भारत के साथ। They fortified it and appointed a commander-in-chief, namely Abu Quebec, to safeguard the fort. Moving northwards, Abu Quebec conquered Goa in 1506 CE. तो उन्होंने वो ट्रेड अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और फिर वहाँ से उन्होंने एक कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया अबू कुर्बेक। अबू कुर्बेक ने को ये फोर्ट को संभालने की जवाबदेही दे दी और उसने फिर 1506 में गोवा पे भी अपना कब्जा कर लिया। गोवा को हमने अंदर ले लिया था पोर्चुगीज़ ने। विद इन अ स्पैन ऑफ 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and islands of Lanka. तो 100 साल के समय में पोर्चुगीज़ ने मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई और श्रीलंका के काफ़ी सारी जगहों पर अपना दबदबा कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था। In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. At this time, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. So 17वीं सदी की शुरुआत में पोर्चुगीज़ ने अपना कंट्रोल बंगाल तक लेके गए थे, जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। उस समय मुग़ल एम्परर शाहजहां दिल्ली में इंडिया का रूलर था। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्चुगीज़। तो बंगाल के सूबेदार ने शाहजहां को कंप्लेन कर दिया कि ये पोर्चुगीज़ लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है। वो सही था या गलत था वो थोड़ी चीज़ जानने जैसी है, लेकिन ऐसी कंप्लेन उसने शाहजहां को की। Thus the fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per the order of the emperor. In this way the Portuguese rule came to an end with the exception of territories of Diu, Daman and Goa. So ये जब कंप्लेन मिला तो एम्परर के हुक्म से वो पूरा पोर्ट को नुकसान ख़त्म कर दिया, उसको जला दिया गया, बोट्स को जला दिया गया और उनका सारा कंट्रोल इंडिया में था वो सब चला गया पोर्चुगीज़ के हाथ से। सिर्फ दीव, दमन और गोवा बच गया था उनके हाथ में। सो पोर्चुगीज़ ने आके इंडिया में ट्रेड चालू किया और 17वीं सदी तक उनका ट्रेड का बिज़नेस इंडिया के साथ चालू रहा और उनके कंट्रोल्स भी काफ़ी सारे इंडिया में उनके सेंटर्स भी एस्टैब्लिश हुए। तो यहाँ पोर्चुगीज़ कंट्रोल ख़त्म होता है। After 100 years of arrival of the Portuguese, at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, came to India for trading. Initially, they established their posts in Pulicat and Madras, now Chennai. So, Portuguese जब 14वीं सदी में आए, उसके 100 साल बाद डच पीपल जो आज हॉलैंड के कहलाते हैं वो भी इंडिया में आए थे उसी बहाने से ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस के लिए। इनिशियली उन्होंने भी अपने सेंटर्स मद्रास, जिसका आज नाम चेन्नई है, वहाँ अपना सेंटर फोर्ट स्टार्ट किया था। दे ऑल्सो established a trading center in Agra in the year 1663. आगरा में भी उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सेंटर 1663 में शुरू किया था। Meanwhile, the British had also arrived in India. The Dutch could not withstand the competition against the British. उसी समय ब्रिटिश लोग भी इंडिया में आ गए थे, लेकिन ये डच पीपल ब्रिटिश लोगों का कंपटीशन नहीं सहन पाए और ब्रिटिश लोग भी किसी न किसी तरह से चाहते थे कि जैसे पोर्चुगीज़ चले गए थे इंडिया में, वैसे भी डच भी चले जाए और एंड में डच भी चले जाते हैं भारत में से। During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established the East India Company. This company belonged to the merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India.
16वीं सदी के सेंट्रल एरा के आसपास क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व के अंदर ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया में आ गई, स्थापित हो गई। यह कंपनी उन ट्रेडर्स की थी जो इंडिया में आकर अपना धन, खुद का धन, वो ट्रेडर्स अपना खुद का धन बढ़ाना चाहते थे, सिर्फ एक ही तरह से, भारत से बिजनेस करके, भारत से ट्रेड और व्यापार कर। The first British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608 CE. Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot on India. तो ब्रिटिश लोगों की पहली शिप सूरत के पोर्ट पर 1608 के सेंट्रल एरा में आई। उसके कप्तान थे कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस। वो पहले व्यक्ति थे जो शिप के कैप्टन थे, और वो पहले ब्रिटिशर थे जिन्होंने इंडिया की भूमि पर पैर रखा। He met Jahangir but did not get the permission to trade. Thereafter, Sir Thomas Rio arrived in India, who acquired the permission to establish a trade center in Surat. डब्ल्यू हॉकिंस ने जहांगीर से परमिशन लिया कि मुझे इंडिया में ट्रेड करना है, जिसका परमिशन उसके नहीं मिला। उसके बाद सर थॉमस रो आए इंडिया में और उन्होंने परमिशन लिया ताकि वो ट्रेड सेंटर सूरत में बना सके, और उन्होंने वो किया। लेटर दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां। शाहजहां गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। बाद में दिल्ली का कंट्रोल पूरा शाहजहां के हाथ में गया, और शाहजहां ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दिया कि आप बंगाल में भी बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। The French established the French East India Company in India in the year 1664 CE. They established factories in Surat, Machilipatnam and Puducherry, now Pondicherry. The head of the French company was Joseph Francis Dupleix, who had the desire to expand the European rule in India. So उसके बाद फ्रेंच इंडिया में आए, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम स्थापित किया और यहाँ पे ट्रेड करने लगे 1664 सेंट्रल एरा में। और उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई सूरत में, मछलीपट्टनम में और पुडुचेरी में, जिसका आज नाम पौंडीचेरी है। वहाँ के कंपनी के हेड थे, इस फ्रेंच कंपनी के हेड थे जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स। इसका भी बिजनेस एक्सपेंशन इसी नीति से था कि यूरोपियन एम्पायर इंडिया में बढ़े। Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. फिर ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच लोगों में भी कंपटीशन हो गया, और वो चाहते थे कि वो लोग एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिटिश यूरोपियन कंपनी बने, लेकिन एंड ऑफ द एक ही रहा था वहाँ पर, वो हम जानते हैं। There were innumerable disputes and the battles, and finally the British emerged as the winners. However, the French retained the control over the trade centers of Puducherry, Mahe and Chandranagar. तो जैसे हम जानते हैं दो में से एक को ही रहना था, तो उन दोनों में बहुत बार डिस्प्यूट्स भी हुए, झगड़े भी हुए और बैटल्स और वॉर भी हुई। ब्रिटिशर्स उसमें जीत गए और फ्रेंच के हाथ से काफ़ी सारा कंट्रोल रह गया, लेकिन कुछ सेंटर्स जैसे पुडुचेरी, माहे और चंद्रनगर उनके अंदर रह गया था। ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। The British first started their trade on the banks of River Hooghly and established fort in the year 1651 CE. The forts were garrisoned for their protection of the factories and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. तो ब्रिटिशर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया हुगली बैंक के किनारे पर, और वहाँ उन्होंने एक किला बनाया 1651 में। ये पूरे किले को नगरबंद रखा था अपने कंट्रोल में, ताकि बिकॉज उन्होंने मुग़ल से परमिशन लिया था औरंगज़ेब से कि वो वहाँ एक ही शर्त पे करेंगे, और इस तरीके से बिज़नेस कर रहे थे कि वो टैक्स नहीं देंगे, लेकिन पूरे साल का पेमेंट एक साथ में देंगे। ऐसी शर्त से उन्होंने औरंगज़ेब से परमिशन ली थी। तो औरंगज़ेब को भी ये थोड़ी लालच थी कि भाई एक साथ इतना सारा पैसा उनको वहाँ से आ रहा है। यहाँ 3 मैप्स दिखाए गए हैं, 1757, 1840 और 1857। ये 3 मैप्स में, इंडिया के मैप्स में हम लोग को बताया गया है कि ब्लू कलर का जो हिस्सा है वो ब्रिटिश रूल का था। 100 साल के स्पैन में देखिए इंडिया में ब्रिटिश रूल कितना व्यापक हो गया और कितना इंडिया का हिस्सा उनके कंट्रोल में डायरेक्ट आ गया था। The expansion of British rule between 1757 CE and 1857 CE. By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही ध्येय था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जाए। As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free business. However, many officers who engaged in private trade did not pay taxes as well. So, condition ये था कि जो बंगाल में जो भी ब्रिटिशर्स बिजनेस कर रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी बिजनेस कर रही है, वो टैक्स नहीं भरेगी। लेकिन कुछ ऑफिसर्स ने अपना प्राइवेट बिजनेस भी वहाँ चालू किया था, लेकिन वो भी उसका फ़ायदा उठा रहे थे और टैक्स नहीं भर रहे थे।
As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. So इसकी वजह से क्या हुआ कि ना ही ब्रिटिशर्स टैक्स भर रहे हैं और ना ही ब्रिटिश प्राइवेट बिजनेस वाले भी टैक्स भर रहे हैं, तो इसकी वजह से टैक्स का इनकम बंगाल का काफ़ी कम हो गया। तो ये बात बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान को थोड़ी खटकी। This dispute kept on recurring even during the time of Ali Vardi Khan. After Ali Vardi Khan, his son Siraj-ud-Dawla took charge. He got involved into a major battle with the British. तो ये dispute मुर्शिद कुली खान के टाइम का dispute अली वर्दी खान के टाइम पर भी था। अली वर्दी खान के बाद उसका लड़का सिराजुद्दौला ने चार्ज लिया, उसने तो मेजर बैटल लड़ लिया था ब्रिटिशर्स के साथ। Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal in the year 1756. He had an overwhelming influence over the British. सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के 1756 में, लेकिन ब्रिटिशर्स से उनका दबदबा बंगाल में ज़्यादा था। The British helped the competitors of Siraj-ud-Dawla by conspiring against him so that he could not remain in the throne of Bengal. So जो सिराजुद्दौला के competitors थे उनके साथ ये ब्रिटिशर्स मिल गए और उन्होंने एक तरकीब रखी ताकि बंगाल की गादी पर सिराजुद्दौला ना टिका रहे। There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. When the British merchants failed to pay taxes, which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. तो ब्रिटिश ट्रेडर्स के साथ बहुत बार उनका अनबन होने की, क्योंकि वो टाइम पर टैक्स नहीं भरते थे, और जब ये ज़्यादा टैक्स ना भरने के किस्से बढ़ने लगे तो ट्रेडर्स के साथ और इंडियन के साथ सिचुएशन एकदम ज़्यादा उबलने लगी और सिचुएशन बहुत गंभीर होती गई। He, Siraj-ud-Dawla, ordered that the British should not fortify the fort, pay the taxes as per the rules and trades as per the terms and conditions. तो सिराजुद्दौला ने बोला कि ब्रिटिशर्स फोर्ट खाली नहीं कर सकेंगे, उनको टैक्सेस रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से भरने ही पड़ेंगे। This provocation was enough for Siraj to opt for war and he succeeded in expelling the British from Calcutta. So ये चीज़ काफ़ी थी सिराजुद्दौला को वॉर पर जाने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ, और उसने एंड में ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से बाहर भी निकाल दिया। The British counter-attacked under the leadership of Robert Clive. Clive bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of Siraj-ud-Dawla, with a promise to confer the throne of Bengal to him and convince him to join their side. तो ब्रिटिश भी वापस अटैक करने ही वाले थे, उन्होंने किया रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व के। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफ़र जो उसका कमांडर था सिराजुद्दौला का, उसको रिश्वत देकर अपने अंदर कर लिया और बोला कि तुझे हम बंगाल का राजा बनाएंगे, लेकिन तू हमारी तरफ से जंग लड़ना। With his help, Robert Clive defeated and murdered Siraj-ud-Dawla in the Battle of Plassey. This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of British rule in India. तो मीर जाफ़र के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिया और उसका मर्डर भी कर दिया। ये पहली जंग हुई थी बैटल ऑफ प्लासी में। इस पहली ये ब्रिटिशर्स की पहली जंग थी इंडिया में। इस वॉर के बाद ब्रिटिश रूल भारत में शुरू हो गया। दस दिस वॉर इज़ कंसिडर्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसीलिए इस वॉर को भारत का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास का। Battle of Buxar. As promised, the East India Company appointed Mir Jafar as Nawab of Bengal. Robert Clive also went back to England. With the passage of time, Mir Jafar became hostile towards the British. So Battle of Buxar में क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे मीर जाफ़र को प्रॉमिस किया था कि तुझे बंगाल का नवाब बनाएंगे, जो उसको बना दिया। रॉबर्ट क्लाइव भी इंग्लैंड वापस जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मीर जाफ़र की वफादारी ब्रिटिशर्स की तरफ कम होती गई। The company decided to replace him with his son-in-law Mir Qasim. Mir Qasim was an efficient, disciplined and clever ruler. तो कंपनी ने क्या किया कि उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको बोला कि तुझे हम थ्रोन पे रखेंगे, क्योंकि मीर कासिम एफिशिएंट था, डिसिप्लिन था और होशियार रूलर था। The problem arose when Nawab and the company on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. ये नया नवाब मीर कासिम और कंपनी के बीच में भी इश्यूज़ होने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं भर रहे थे। अल्टीमेटली उन दोनों के सामने भी वो दोनों भी एक दूसरे के सामने हो गए। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। 1763 में मीर कासिम के साथ भी कंपनी की वॉर हो गई, लेकिन वो वहाँ से छटक के भाग गया। He reorganized his army along with the forces of Nawab of Aoun, Shuja-ud-Dawla and Mughal Emperor Shah Alam II. तो मीर कासिम ने शाह आलम II और शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर फिर से अपनी आर्मी को खड़ा किया।
Their combined forces met the company forces at Buxar in 1764. The British East India Company won the war, and all of a sudden Bengal, Awadh, Lucknow and Mughal Empire were under their control. तो ये तीन फोर्सेस मिलके उन्होंने 1764 में बक्सर की वॉर लड़ी बक्सर में, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये वॉर जीत गई। तो अचानक से बंगाल, अवध जो तभी लखनऊ आज कहते हैं, और मुगल एम्पायर तीनों भी ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर चला गया। Robert Clive was sent to India to take control of the situation. That's how the East India Company, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India. तो इस वॉर के बाद रॉबर्ट क्लाइव को वापस इंडिया भेजा गया सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ ट्रेडिंग करने आई थी, उसने पॉलिटिकल पावर से पूरे सबकॉन्टिनेंट पर, इंडिया सबकॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल कर लिया था। दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो इस वीडियो को फिर से ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।